हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैराडाइम क्लासेस। स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस वाले क्लास में हम लोग कोलिजन देख रहे थे। कोलिजन इन वन डायमेंशन और उसके बाद परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन हम लोगों ने देखा था और प्रूव किया था कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ये सब देखे थे। आज हम देखेंगे इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन, चलो देखो। इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन, तो इसका मतलब यहाँ पे मान लेते हैं एक बॉडी ए है, एक बॉडी ए है जिसका मास m1 और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है ऑलरेडी u1, और दूसरी बॉडी b है, इसका मास m2, लेकिन ये इनिशियली रेस्ट में है। ये कैसे है? एट रेस्ट में। रेस्ट का मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 अगर माने तो वो 0 होगा। ठीक। आफ्टर कोलिजन, ये कैसा कोलिजन है? इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक। ठीक, तो आफ्टर कोलिजन इलास्टिक की बात करो ना। आफ्टर कोलिजन ये आके इससे भिड़ा। आफ्टर कोलिजन ये कैसे? टू डायमेंशन वाला है क्या? हाँ, टू डायमेंशन लिखाना हो यहाँ पे, टू डायमेंशन। तो इसको हमको और नीचे बनाना चाहिए क्योंकि वो पूरा अच्छे से बन नहीं पाएगा। हाँ, बन तो गया। नहीं अभी है। ये बॉडी है ए, इसका मास m1, इनिशियल वेलोसिटी u1। एक बॉडी यहाँ है जिसका मास m2, बॉडी b है, और ये इनिशियली एट रेस्ट में है। रेस्ट का मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। इनिशियल वेलोसिटी 0। अब ये इसी लाइन में आया, इससे कोलाइड किया, कोलाइड का मतलब भिड़ गया। तो उसके बाद टू डायमेंशन मतलब एक बॉडी इधर चली गई, एक मोशन, दूसरी बॉडी इधर आ गई। मतलब कि प्लेन में अब एक लाइन में, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में हमने देखा था कि दोनों बॉडी जो कोलाइडिंग बॉडीज हैं, ये वो बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन वो दोनों सेम स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग ही रहती थी। सब में यही कंडीशन। हाँ, जब वन डायमेंशन में। लेकिन टू डायमेंशन के केस में हम एक्स वाई एक्सिस मान के चलेंगे। बात समझ में आया? तो ये मान लेते हैं वाई एक्सिस और इसका इधर है एक्स एक्सिस। तो ये बॉडी जब इससे कोलाइड किया विद वेलोसिटी v1 से आ रहा था, इससे ये रेस्ट में है। उसके बाद ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चले गए। मान लेते हैं जो m1 वाली बॉडी है इधर चली आई, m1 वाली बॉडी इधर चली आई, और m2 वाली बॉडी इस डायरेक्शन में आ रही। ठीक, m2 वाली बॉडी इधर आ गई। अब इनके बाद आफ्टर कोलिजन के बाद इनका वेलोसिटी भी अलग अलग होगा। बिल्कुल होगा। इसका वेलोसिटी हम v1 मान ले रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी, और इसका वेलोसिटी हम v2 मान ले रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी। बात समझ में आ? अब ये मान लेते हैं ये हॉरिजॉन्टल से ये थीटा एंगल बना है। कितना? थीटा 1, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अलग अलग सेम एंगल पे ये दोनों जाए, क्योंकि एक रुकी हुई थी ना। अब वो डिफरेंट केस में आएगा कि कहाँ पे दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे और कहाँ पे तो ये थीटा 1 एंगल है और ये थीटा 2 मान लेते हैं। अब इनको क्या काम करेंगे? हम रिजॉल्व कर देंगे। ठीक, रिजॉल्व करेंगे। इस वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट आएगा v1 cos थीटा, v1 cos थीटा 1। ठीक, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जब एंगल के डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं तो वो cos देता है, जबकि इसी वेलोसिटी का परपेंडिकुलर डायरेक्शन वो आएगा v1 sin थीटा। ऐसे इसको रिजॉल्व करेंगे तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v2 cos थीटा 2 और इसका वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा v2 sin थीटा 2। बात समझ में आ? इसको हमने क्या कर दिया? रिजॉल्व कर दिया। अब क्या काम करेंगे? अब क्योंकि ये है क्या? इलास्टिक कंपोनेंट। अब हमको सारे वेलोसिटी, मास ये सब पता है, और इलास्टिक कंपोनेंट, इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? मोमेंटम भी कंजर्व रहता है और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है।
तो वही अब यहाँ पे क्या करना है, अप्लाई लगाना है। बात समझ में आया? ये एक्स एक्सिस के अलोंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर्स हैं और ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर्स हैं। ठीक, अब चलो देखो यहाँ पे जाए तो लिख लो इसको, एक फिगर तो हटाने, ठीक है। एज इन इलास्टिक कोलिजन momentum is conserved. Momentum is conserved. ठीक, मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो मोमेंटम कंजर्व का मतलब अब यहाँ पे क्योंकि 2 डायमेंशन है और मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका मतलब हम इनको अलग अलग कंपोनेंट के फॉर्म में लेंगे। मतलब पहले एक्स एक्सिस के अलोंग वाला मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, फिर वाई एक्सिस के अलोंग। तो फर्स्ट अलोंग एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा रहे हैं। ठीक, तो ये क्या आएगा, क्या बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू द टोटल फाइनल मोमेंटम। टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना है, m1 u1, और दूसरी वाली बॉडी रेस्ट में तो उसका मोमेंटम 0। फाइनल मोमेंटम देखो, पहली वाली बॉडी का ये वाला कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी ये है ना, ये आ जाएगा m1 v1 cos थीटा, v1 cos थीटा 1 प्लस इसका आ जाएगा दूसरी वाली बॉडी का m2 v2 टोटल इनिशियल टोटल फाइनल। हाँ, और क्या होता है, ये जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसका मतलब m1 u1 इज इक्वल टू m1 v1 cos थीटा 1 प्लस m2 v2 cos थीटा 2। ये क्या आ गया, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक, बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम along x axis, along x axis या हॉरिजॉन्टल। अब हम लगाएंगे y एक्सिस के अलोंग, इसको हटा दें, इसी को हटाना पड़ेगा, फिगर तभी फिगर को समझाना। ठीक है, अब देखो, अब हटाते हैं। दूसरा along y एक्सिस या वर्टिकल कंपोनेंट, या along लिखो, ये जगह लिखिए along y axis along y axis। y एक्सिस में देखो इनिशियल जो था वो x एक्सिस के अलोंग ही चल रहा है। मतलब इनिशियली जो है बॉडी का या मास m1 का कोई भी y कंपोनेंट वेलोसिटी नहीं है ना। तो इस अरे ये देख रहे हो x एक्सिस के अलोंग चल रहा है, देख रहे हो ना, y एक्सिस के अलोंग कहाँ ऊपर नीचे नहीं ना। इनिशियल इसका 0 और वो तो रेस्ट में था ही, कोई कंपोनेंट नहीं है। लेकिन फाइनली इनका y कंपोनेंट मिल रहा है, तो m1 का आएगा m1 v1 cos थीटा 2 cos थीटा 1। अगर ये ऊपर y एक्सिस के अलोंग पॉजिटिव है तो नीचे क्या होगा, निगेटिव वेलोसिटी। और क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होता है इसलिए पॉजिटिव निगेटिव हम कंसीडर करेंगे। इसलिए नीचे वाला कंपोनेंट, दूसरी वाली बॉडी का वर्टिकल कंपोनेंट मोमेंटम आ जाएगा m2 v2 cos थीटा 2। बात समझ में आया? इसको केवल ऐसे ही लिख दो, इसमें और कुछ मिलने वाला नहीं है। ये आ जाएगा cos थीटा 1 माइनस m2 v2 cos थीटा 2। ये तो लग गया क्या, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस। अब क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है तो इलास्टिक कोलिजन में क्या रहता है, एनर्जी भी कंजर्व रहती है। क्या, एनर्जी भी कंजर्व रहती है। तो उस केस में क्या करेंगे, इसको हटाएं। तो एज दूसरा वाला केस लेंगे, एनर्जी इज कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व्ड। तो काइनेटिक एनर्जी लेकिन वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। काइनेटिक एनर्जी क्या है, इसमें चाहे जिसमें है, काइनेटिक एनर्जी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर कहां से है, काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। इसका लिए यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कोई माने नहीं रखता। ठीक है, कोई मतलब नहीं। इसका मतलब काइनेटिक कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगाएंगे तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ m1 पहली वाली बॉडी का, हाफ m1
u1 स्क्वायर प्लस दूसरी वाली बॉडी रेस्ट में तो उसका काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी पहली वाली बॉडी का हाफ m1 v1 स्क्वायर v1 वेलोसिटी से प्लस दूसरी वाली बॉडी का काइनेटिक एनर्जी हाफ m2 v2 स्क्वायर। बस एक्स एक्सिस के अलावा वाला नहीं, अभी बोल रहा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर है। इसका मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से कोई मतलब नहीं, इसको चाहिए केवल वेलोसिटी और मास बस। अब 1/2 कैंसिल आउट कर दो, कर दीजिए, तो ये आ जाएगा m1 u1 स्क्वायर, m2 इधर है m1 v1 स्क्वायर और प्लस m2 v2 स्क्वायर। तो ये आ गया क्या, ये आ गया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भाई, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। बस इसमें यही करना है। अब θ1 θ2 ये सब पता होना चाहिए, ठीक। अब हम इसमें डिफरेंट केसेस देखेंगे, क्या करेंगे, डिफरेंट केस। तो इसको हटा दिया, फिगर पूरा हटा दे रहे हैं, फिगर वैसे ही कंसीडर करना, ठीक। अब एक साथ सारे फॉर्मूले लिखते हैं जितने भी इसमें अप्लाई किया, उसके बाद इसमें केस लिखेंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से आया था इसमें केस में, वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देखे थे तो वो आया था m1 u1 इज इक्वल टू m1 v1 cos θ1 और प्लस m2 v2 cos θ2, यही ना आया था, ये इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा क्या आया था m1 v1 sin θ1 माइनस m2 v2 sin θ2 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन उसके एनर्जी के बाद लिखें इसको, नहीं मतलब कि अब एक साथ मैं लिख रहा हूँ क्योंकि केस अभी बताऊंगा ना, बाकी तुमको लिखने की जरूरत नहीं, उसके नीचे तुम केस फर्स्ट डालना। हम एक साथ यहाँ लिख रहे हैं क्योंकि इसी में दिखा के बताऊंगा कि कैसे हो रहा है। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी देखे थे, वो आया था हाफ m1 u1 स्क्वायर, खाली m1 u1, हाँ वही हाफ काटा है, हाफ काटे हैं ना, कोई फर्क नहीं, m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ये क्या था, थर्ड इक्वेशन। ये तीन चीजें इससे निकली थी ना। अब हम आते हैं केस पे। केस फर्स्ट, ग्लैंसिंग कोलिजन। ग्लैंसिंग कोलिजन क्या होता है, फर्स्ट फॉर ग्लैंसिंग कोलिजन, ग्लैंसिंग कोलिजन, ग्लैंसिंग कोलिजन का मतलब होता है क्या, इसमें θ1 तो 0 हो जाएगा, क्या θ1 0, लेकिन θ2 90 डिग्री हो जाता है, क्या θ2 90 डिग्री फॉर ग्लैंसिंग कोलिजन के लिए। एक मतलब सीधी जाती, दूसरा 90। हाँ मतलब ऐसे समझो, एक ये है, ये इससे टकराई, टकराने के बाद ये वाली बॉडी जो पहली वाली है वो सीधा स्ट्रेट में चली जाएगी m1, हाँ, और ये m1 है, ये m2, इससे टकराई और इसको इधर 90 पे ना, इसको नीचे, मतलब ये बहुत हल्की होगी। हाँ ये m2 है, m2 इधर निकल जाएगी, m1 इधर, तो यहाँ बना 90 डिग्री एंगल, और यहाँ पे उस अपने के साथ θ0। बात समझ में, ग्लैंसिंग कोलिजन के लिए ये बात है। तो अब चलो, तो इसके लिए क्या लिखोगे, θ1 ये पहले वाले में अगर रखोगे तो आएगा m1 u1 इज इक्वल टू cos 0, देखो θ1 0 रखोगे, θ1 0 cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आ जाएगा m1 v1 और प्लस cos θ2 की वैल्यू 90 रखोगे, cos θ0 की वैल्यू 1 नहीं, cos 0 की वैल्यू 1 तो होती, ये हो गया, और cos 90 की वैल्यू आ जाएगी 0, तो यहाँ पे सीधा m1 और m1 कैंसिल, ये पता चल गया u1 इज इक्वल टू v1। इसका मतलब ग्लैंसिंग कोलिजन के केस में जो बॉडी रुकी है, नहीं उसकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों ही सेम है। चल रही और सर वो जाहिर करी देखे जो भारी बॉडी थी वो जैसे थी वैसे टकराने बन गया। यहाँ भी भारी हल्का का बात ही नहीं हुआ, लेकिन होगा तब यही ना जो, हाँ मतलब कि, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ केस नहीं अभी बनाया कोई कौन सा बॉडी ज्यादा मास का है, सिंपली इसका मास मतलब कि मास पे भी वाले से देखे तो यही होना चाहिए, मास पे भी मतलब कि सीधा चला गया, कल वाले केस में देखे तो यही होना चाहिए। अच्छा ठीक है, अब यही वाला केस सेकंड वाले इक्वेशन में रखोगे तो यहाँ v2 भी पता चलना चाहिए, v1 तो हो गया, पहली वाली बॉडी का इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों सेम ही रहेगा ग्लैंसिंग कोलिजन। जब यही वाली वैल्यू सेकंड इक्वेशन में रखोगे
क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? M1 V1 साइन जीरो होता है, हाँ, माइनस M2 V2 साइन 90 1। यहाँ देखो थीटा 2 की वैल्यू 90 रखोगे 1 इज इक्वल टू 0। ये 0 और ये भी 0, V2 0। इसका मतलब चलो देखो, तो ये आ गया इसमें, तो इसका मतलब जो ग्लांसिंग कोलिजन में ये बॉडी की कोई वेलोसिटी नहीं होगी। फाइनल वेलोसिटी देख रहे हो दूसरी वाली बॉडी का 0 और इनिशियल भी 0 था, रुकी हुई थी, मतलब उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वहीं की वहीं रह जाएगी। सर ये 90 में आई कैसे? क्या 90 पे आई कैसे? अरे इधर खिसक गई होगी थोड़ा सा, और क्या, थोड़ा सा ना, यही बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। नहीं पड़ा। दूसरा केस है, दूसरा हेड ऑन कोलिजन। अच्छा इसमें क्या देख रहे हो, एक चीज देखने को मिल रहा है कि पहली वाली बॉडी का इस वाले कोलिजन में, ग्लांसिंग कोलिजन में वेलोसिटी सेम है बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। इसका मतलब इस वाले कोलिजन में पहली वाली बॉडी अपना कोई एनर्जी लॉस नहीं की, तो ये लिख सकते हो दैट इज नो एनर्जी लॉस, देयर इज नो एनर्जी लॉस ऑफ काइनेटिक, देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दैट इज देयर इज no loss of kinetic energy of colliding body of या कह सकते हो मूविंग बॉडी जो जा रही थी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी लिखो ना, एक ही मूव कर रही थी, ठीक है। अब आते हैं दूसरा हेड ऑन कोलिजन। क्या है? हेड ऑन कोलिजन, केस 2। हाँ केस 2, हाँ, इसके बाद केस 2। चलिए केस 2 लिख लीजिए। हो गया, बताइए। हटाएं? हाँ। अच्छा हेड ऑन कोलिजन का क्या लिखा था बताओ? हेड ऑन कोलिजन क्या होता है? जो जाता है चिपक के चलता है। नहीं, वो था हेड ऑन कोलिजन। बताओ हेड ऑन कोलिजन क्या था? हेड ऑन कोलिजन था when a body with massive stationary body चलता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता। भेदभाव नहीं लिखवाए थे हेड ऑन कोलिजन कि किसको, जब टाइप्स ऑफ कोलिजन, इलास्टिक, इन इलास्टिक, हेड ऑन कोलिजन, और उसके बाद एक इंक्लाइन कोलिजन, मतलब कि किसी एंगल पे आके टकराता है तो क्या होता है? हेड ऑन कोलिजन का मतलब होता है जब बॉडी, मतलब कि बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन स्ट्रेट लाइन में। हाँ यही है ना। इसका मतलब थीटा 2 क्या हो जाएगा? थीटा 1 थीटा 2 था ना, हाँ सेम होगा 0। हाँ थीटा 2 0, तो फॉर हेड ऑन कोलिजन थीटा 1 थीटा 2 दोनों 0 होगा। क्या? थीटा 1 थीटा 2 दोनों होगा। नहीं, जैसे एक बॉडी रुकी हुई है, एक बॉडी रुकी हुई है और दूसरी बॉडी आ रही है, तो हेड ऑन कोलिजन का मतलब कि आफ्टर कोलिजन दोनों का एक ही स्ट्रेट लाइन में है, यही तो देख रहे ट्रेन में। तब तो वो हो जाएगा केस, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में ऑलरेडी आ रही थी और स्ट्रेट लाइन में फिर चली जाएगी, तब तो 1 डायमेंशन हो जाएगा, 2 डायमेंशन तो कहाँ रह जाएगा? हम पढ़ रहे हैं 2 डायमेंशन। हेड ऑन में तो यही लिखा है, हेड ऑन में है तो मतलब हेड ऑन का मतलब एक ही डायरेक्शन में 2 जा रही है, लेकिन वो 1 डायमेंशन का केस है। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो दूसरी वाली पार्टिकल है वो इनिशियली जिस पार्टिकल जो टकराने वाली पार्टिकल है उसी के डायरेक्शन में हो जाती है, तो उसको हेड ऑन, मतलब ऐसे है जैसे ये M1 बॉडी मास है, ये जा रही है U1 से, ये रुकी है M2, लेकिन जब ये टकराए तो M2 इधर चली जाए, M1 किसी डायरेक्शन में निकल जाए, M1 बनाए थीटा 1, लेकिन थीटा 2 यहाँ 0, हेड ऑन कोलिजन। लेकिन सर उसमें तो दिया दोनों आगे। नहीं तो वो 1 डायमेंशन है, मैं बता रहा हूँ ना, वो 1 डायमेंशन है, लेकिन हम यहाँ 2 डायमेंशन का केस पढ़ रहे हैं ना, तो ये आ जाएगा इसमें थीटा 2 0, थीटा 2 क्या रखोगे? 0 रख दो पहले वाले इक्वेशन में, M1 U1, यहाँ पे थीटा 1 वही रखो
m1 v1 cos थीटा 1 और थीटा 2 0 रखोगे, cos 0 की वैल्यू 1 होता है, तो ये आ जाएगा m2 v2, इससे कुछ निकलने वाला नहीं है, तो यहाँ पे रखो m1 v1 साइन थीटा 1, थीटा 1 भी वो कुछ ना कुछ है, साइन थीटा 1 माइनस m2 v2 और साइन थीटा 2 0 है, तो साइन थीटा 2 साइन 0 की वैल्यू 0 0, इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी जो आ जाएगी फाइनल वेलोसिटी वो 0, इसका मतलब जानते हो क्या हुआ, पहले वाले इक्वेशन में रखे हैं। हाँ दूसरे वाले इक्वेशन में कि पहली वाली जो बॉडी का फाइनल वेलोसिटी होगा वो 0, पहले वाले में रखा तो ये आया, इससे बात भरी नहीं, इक्वेशन ही है, दूसरे वाले में रखा तब जाके v1 0, इसका मतलब हेड ऑन कोलिजन के केस में पहली वाली बॉडी रुक जाएगी, इसका मतलब इसका टोटल काइनेटिक एनर्जी का क्या हो जाएगा, लॉस, ठीक। और उसके बाद अब क्या, अब कुछ बचा नहीं, जब v1 0 आ गया, v1 की वैल्यू 0 रख के यहाँ पे हम v2 तो यहाँ से पता चलेगा, लेकिन यहाँ एंगल है नहीं, कोई एंगल का कोई मतलब है नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, क्या v1 यहाँ 0 रख दे, देखो ये v1 की वैल्यू 0 इस इक्वेशन में रखो तो आएगा हाफ m1 v1 स्क्वायर, v1 की वैल्यू 0 आया ना इस इक्वेशन से, v1 की वैल्यू यहाँ 0 रखो 0 प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, इसका मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी जो पहली वाली बॉडी का है, इसका टोटल काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, टोटल दूसरी वाली बॉडी का काइनेटिक एनर्जी, सिंपल सी बात है। तो ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड एनर्जी, मतलब कि टोटल इसकी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गई, यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट इज टोटल काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी, मतलब ये दूसरे वाली बॉडी को काइनेटिक एनर्जी अपनी दे देगी। अब थर्ड इक्वेशन क्या है, इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू आइडेंटिकल बॉडी। अब यहाँ पे केस आया कि अगर दोनों बॉडी सेम मास के होंगे तो, मतलब कि यहाँ क्या है कि टोटल एनर्जी ये कन्वर्ट कर दिया, लॉस का मतलब कि किसी दूसरे के फॉर्म में नहीं, या ऐसे करो टोटल काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू सेकंड बॉडी, ऐसे कह दो, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू सेकंड बॉडी, क्योंकि लॉस लिखने का मतलब कि ये समझा जा सकता है कि उसकी हीट और साउंड एनर्जी के रूप में निकल गई, ट्रांसफर टू सेकंड बॉडी, सेकंड कोलाइडिंग बॉडी, ठीक। अब आते हैं इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू आइडेंटिकल बॉडीज, ये हटाएं, थर्ड केस है फॉर टू आइडेंटिकल बॉडीज, इलास्टिक कोलिजन, तो इसका मतलब m1 इज इक्वल टू m2, हम क्या मान ले रहे हैं, m मान ले, m1 इज इक्वल टू, तो कुछ नहीं करना इसमें रख दो, सब m कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सब बराबर है, तो v1 सीधा अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे रखोगे mm कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v1 आ जाएगा v1 cos थीटा 1 और प्लस v2 cos थीटा 2, पहला। दूसरे में m1 रख दोगे तो यहाँ पे आएगा v1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू v2 sin थीटा 2, मतलब ये दोनों कंपोनेंट भी वेलोसिटी के दोनों बराबर हो जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी यम कैंसिल कर दो, तो u1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, तो ये तीन इक्वेशन। अब इसके आधार पे ये देखा जाएगा कि अभी जो दो टाइप बताए ना, हेड ऑन कोलिजन और ग्लैंसिंग कोलिजन, उसके आधार पे वेलोसिटी तो निकला ही था वहां पे, तो आप ये दोनों के एक साथ कर सकते हो, अगर दो कोलाइडिंग बॉडी है, दोनों आइडेंटिकल हैं और ग्लैंसिंग कोलिजन हो रहा है तो क्या वेलोसिटी आएगी, वो आराम से निकाल लोगे। अरे रख दो ना, जो पीछे अभी ग्लैंसिंग कोलिजन के लिए थीटा टू पे डिपेंड कर रहा है ना, ये थीटा और थीटा, तो वो रख दो,
ये आ जाएगा ग्लाइसिन। यहाँ पे तो सब बराबर है ना, क्या M1 M1 बराबर है, M1 M2 M3 हाँ, तो क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं फर्क पड़ेगा, मास बराबर है लेकिन वेलोसिटी तो देख रहे हो v1 v2 भी ये है, मास बराबर है लेकिन वेलोसिटी तो अलग अलग है। तो फिर सर हमको रखना क्या है इसमें? हम ये कह रहे हैं कि जैसे अगर केस दे दिया कि ग्लाइसिन कोलिजन हो रही है दो बॉडी का, लेकिन दोनों बॉडी आइडेंटिकल मास की है, तो ग्लाइसिन कोलिजन के लिए केस हमने देखा सेम रहेगा। हाँ, मतलब कि एनर्जी अगर एक रुकी हुई है और दूसरी अगर दोनों सेम मास की, एक रुकी हुई है दूसरी आके उससे टकरा जाती है तो क्या करेगा? अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देगी, नहीं तो फिर आधा आधा एनर्जी, ऐसा हो सकता है। हेलॉन में होता है। हाँ, इसमें और कुछ क्या प्रूफ कराना है? मास सेम है, ये सब सेम है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या काम कर दो, इसको एक काम ऐसा कर दो, इसको u1 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? u1 डॉट u1, v1 डॉट v2, v1 डॉट v1 और v2 डॉट v2, v1 v2, v1 v2। कुछ निकलेगा इन दोनों के बीच में? इसमें एक चीज प्रूफ कर, अच्छा, टू आइडेंटिकल बॉडीज के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी तो भाई, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या निकला था? ये u1 v1 cos थीटा v2, तो ये वेक्टर के फॉर्म में इनके अलोंग, मतलब ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये वाई एक्सिस के अलोंग, दोनों कंपोनेंट इक्वल हो गए। इसका मतलब हम ऐसे दोनों वाई कंपोनेंट है। नहीं, ये एक्स एक्सिस के अलोंग पहले वाले का, ये एक्स है, ये वाई कंपोनेंट है। इसका मतलब यहाँ पे हम ऐसे देख सकते हैं, अगर वेक्टर के फॉर्म में इनको लिखा जाए तो u1 वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल जो वेलोसिटी है दोनों वेक्टर का, v1 वेक्टर और प्लस v2 वेक्टर। ऐसे कर सकते कि नहीं कर सकते? अरे जी, ये फाइनल वेलोसिटी का वेक्टर के फॉर्म में है, और वेक्टर का फॉर्म का मतलब टू डायमेंशनल में x कंपोनेंट भी है, इसमें y कंपोनेंट भी है। अगर ये वेलोसिटी केवल x कंपोनेंट है तो इसका y कंपोनेंट इन दोनों का 0 होगा, और इसीलिए ये दोनों बराबर है। बात समझ में आया? अरे ये अलग अलग लिखा है, जैसे ये केवल वेक्टर के फॉर्म में लिखा है, अगर इनको अलग अलग कंपोनेंट के फॉर्म में मतलब इसका मतलब सेकंड वाला इक्वेशन है, उसका मतलब 0 है ना। हाँ, ये आ गया, तो u1 ये आ गया। अब इसमें एक काम हम ये कर सकते हैं, v1 का अगर मल्टीप्लाई कर दें, v1 का नहीं, इनका सेल्फ डॉट प्रोडक्ट कर दें। एक फॉर्मूला निकालना चाहते हैं ना, एक फॉर्मूला ये कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट, u1 का सेल्फ मल्टीप्लिकेशन, ये u1 स्क्वायर आया है ना, ये कहाँ से आया वो प्रूफ किया है। तो इनका सेल्फ डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है उसका उसी के साथ ही, मतलब ऐसे u1, देखो यहाँ लिखता हूँ, u1 डॉट u1 वेक्टर, ये आएगा v1 प्लस v2 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट v1 प्लस v2 वेक्टर, ठीक। सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, अब इनका डॉट प्रोडक्ट करो, v1 का v1 में करोगे तो v1 स्क्वायर आ जाएगा सीधा सीधा, v1 का v2 में करोगे तो v1 डॉट v2 वेक्टर, प्लस इसका इधर करोगे तो v1 डॉट v2 वेक्टर ही आएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो होता है कम्यूटेटिव होता है, इसलिए ऐसे है। और ये आ जाएगा v2 का स्क्वायर, और ये u1 क्या है देखो, u1 किसके बराबर है? इसके बराबर। अगर यहाँ पे ये रख देंगे, ये पहला और थर्ड इक्वेशन यहाँ रख देंगे, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं? v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर 2v1 डॉट v2 आया। इसको कैंसिल आउट इसे कर दें, कर सकते हैं। यहाँ से आया v1 डॉट v2 0, और क्या आया इसका मतलब v1 डॉट v2 इज इक्वल टू 0। अब बताओ, यहां से कंक्लूजन एक चीज ये निकला, जब किन्हीं भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता तो इसका मतलब वो दोनों वेक्टर कैसे जाएंगे? परपेंडिकुलर। तो यहाँ पता चल गया कि जब दो आइडेंटिकल बॉडीज कोलाइड करती हैं तो उन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा? परपेंडिकुलर 90 डिग्री। मतलब या ये हो सकता है, अगर एक रुका है सेम मास का, दूसरा जो टकराने वाला है वो भी सेम मास का है, तो वो टकराने के बाद हो सकता है वो सीधा चला जाए, उसको परपेंडिकुलर कर दे, या फिर जिससे टकराया उसको आगे भेज दे, अपना परपेंडिकुलर हो जाए, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल क्या है?
तो यहाँ पे आ जाएगा दैट इज दे आर एट परपेंडिकुलर आफ्टर कोलिजन, यहाँ लिख सकते हो दैट इज दे आर मतलब पार्टिकल्स या बॉडीज, दे आर एट परपेंडिकुलर, दे आर एट परपेंडिकुलर आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। बात समझ में आए? अब कौन सा केस, अब कोई केस नहीं है, ठीक, अब कोई केस नहीं है। चलो देखो ये हो गया। अब हम देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या इसको कोफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस भी बोला जाता है क्या, या फिर रेजिलियंस, बता रहे हैं, रुक जाओ। रेजिलियंस देखो अभी तक हमने पढ़ा कोलिजन, कोलिजन में क्या पढ़ा कि एक परफेक्टली नहीं, एक इलास्टिक कोलिजन और एक इनइलास्टिक कोलिजन, और ये भी देखा परफेक्टली इलास्टिक परफेक्टली इनइलास्टिक। लेकिन इन नेचर में कोई भी कोलिजन या कोई भी बॉडी ऐसी नहीं होती कि परफेक्टली इलास्टिक हो या फिर परफेक्टली प्लास्टिक, जिसको परफेक्टली इनइलास्टिक बोला जाता है, ठीक। तो नेचर में ऐसा कभी नहीं होता कि कोई कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक ही हो, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिसिटी जो होती है, परफेक्टली कोई ऐसी बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती जो परफेक्टली, हाँ ये हो सकता है उनकी इलास्टिसिटी मैक्सिमम, जैसे हाथी का जो दांत होता है ना, दांत, उसका इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होता है, उसका अगर उसका छोटा सा गोली बना लोगे हाथी के दांत का, उसको यहाँ पे उछालोगे ना, बहुत तेज उछलेगा, उसमें इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होती है। और तुम सोच रहे हो रबर का जो उछल बुद्धू गेंदा होता है, बॉल होती है, वो भी तो बहुत है, लेकिन उसकी इलास्टिसिटी उतना ज्यादा नहीं है जितना उसका होता है। हाँ ये हो सकता, लेकिन किसी की परफेक्टली इलास्टिक एक आइडियल कंडीशन माना गया है, लेकिन 100% किसी की इलास्टिसिटी नहीं होती ना, तो कोई भी बॉडी पर 100% प्लास्टिक होती है। प्लास्टिसिटी का मतलब इनइलास्टिक, मतलब कि जिसमें कोई भी वो नहीं रहता, ठीक। तो अब इसलिए नेचर में ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए अब इसका मतलब इन्हीं दोनों के बीच में रहेगा, मतलब कि या तो वो परफेक्टली प्लास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक ऐसे माना गया कि अगर कोई बॉडी ऐसे एग्जिस्ट करी परफेक्टली इलास्टिक हो और परफेक्टली इनइलास्टिक, लेकिन ऐसा नेचर में है नहीं। इसका मतलब नेचर में जो मटेरियल्स हैं वो इन दोनों के बीच में उनकी इलास्टिसिटी और इनइलास्टिसिटी है। तो इसी चीज को मेजर करने के लिए दो कोलाइडिंग बॉडी अगर कोलिजन करती हैं तो उनमें इलास्टिसिटी के आधार पे, क्योंकि इलास्टिसिटी रहेगी तो उनका कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होगा, क्योंकि हमने इलास्टिक कंडीशन में क्या पढ़ा, इलास्टिक कोलिजन में पढ़ा ये कि उनकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दो बॉडी टकराएं और एनर्जी का लॉस ना हो, ठीक है। इसलिए जो उनकी एनर्जी रहेगी खत्म तो होगी, इसका मतलब उनकी इलास्टिसिटी को ही मेजर करना, या जो उनके कोलिजन है उसको मेजर करने के मतलब कि किस तरह से कोलाइड कर रहे हैं, या उनके बीच में कोलिजन का जो वो है कि कितनी एनर्जी लॉस हो रही, इस तरह की चीजों को मेजर करने के लिए, या ये पता करने के लिए कि जो बॉडीज हैं वो अगर कोलाइड करेंगी तो कितना एनर्जी लॉस होगा, नहीं होगा, या किस तरह से कोलाइड करेंगी, किधर जाएंगी, इसी चीज को मेजर करने के लिए बात आई है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इसको बोला जाता है, ठीक। इसको सबसे इलास्टिसिटी है, हाँ नहीं, कोफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस, रेजिलियंस का मतलब क्या होता है, रेजिलियंस ढीलापन, ठीक। अब चलो इसको लिखो, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, लिख दो इसका डेफिनेशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, coefficient of restitution gives the measure of
restitution of two colliding bodies, क्या देता है? गिव्स द मेजर ऑफ restitution of two colliding bodies कि किस तरह से वो कोलाइड कर रही हैं, और इसको डिफाइन किया क्या जाएगा? इट इज डिफाइंड एज, यहां से लिखते हैं, इट इज डिफाइंड एज the ratio of magnitude of velocity of separation आफ्टर कोलिजन, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इसके पहले हमने बताया था, हमने कहा वहां पे कि इसको ध्यान रखना। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का मतलब जब दो बॉडी कोलाइड करती हैं और कोलिजन के बाद जब उन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी जो आता है उसी को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और कोलिजन करने के पहले उन दोनों का जो रिलेटिव वेलोसिटी रहेगा किसी एक बॉडी के दूसरे के रेस्पेक्ट में, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को क्या बोलते थे? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये क्या है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। बराबर होता था। अरे वहां होता था ना, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। वहां तो इलास्टिक कह तो रहे हैं, इलास्टिक के केस में देखे थे हम लोग, लेकिन इलास्टिक तो है नहीं, यहाँ ऐसा नहीं होगा। इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर collision to that of to the magnitude of velocity of approach, before collision। क्या? बिफोर कोलिजन। बात समझ में आ? इसका मतलब वैसे देख लो, इससे ई से डिनोट करते हैं, ई इज इक्वल टू क्या लिखा? मैग्नीट्यूड है ना, तो मैग्नीट्यूड कर दो। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या था? v2 माइनस v1 या v1 माइनस v2। मैग्नीट्यूड ले रहा है तो उसमें कोई वो फर्क पड़े नहीं, तो v1 माइनस v2 ये था वो आफ्टर कोलिजन फाइनल वेलोसिटी, और डिवाइडेड बाय वेलोसिटी अप्रोच u1 माइनस u2, इसी का मैग्नीट्यूड। यही क्या है? वेलोसिटी ऑफ, यही क्या है? यही क्या है? ई। अच्छा, लेकिन हम इसके लिए क्या लिखे थे? ई इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ। अगर ये इलास्टिसिटी होगी तो इसका 1 आएगा आंसर। हाँ, अगर ये इलास्टिसिटी परफेक्ट इलास्टिक होता तो इसका आंसर देखो 1 आता है। तो इसको अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखें तो ये आप लिख सकते हो v2 माइनस v1 लिखो या माइनस कर दो। अरे v2 माइनस v1 था वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ना, v2 माइनस v1, लेकिन वहां वेक्टर नहीं लिए थे हम, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड में v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2 था। इसका मतलब इनका अगर लिखेंगे मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, ये दोनों अपोजिट साइन होंगे। नहीं समझ में आया? अरे यार ये आया था नहीं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ये, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ये v2 माइनस v1, हमने वहां जोर भी दिया था कि ऐसी बात है, कंफ्यूज मत होना कि u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v1 माइनस v2। ये v2 याद है, आप यहां गलत लिखे। गलत नहीं, वो मैग्नीट्यूड मतलब मैग्नीट्यूड में कर दिया, ये वेक्टर है, ये मैग्नीट्यूड में कर दिया। लेकिन इसी को बाहर अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखा, क्वांटिटी लिखूं, उसका तो निगेटिव कर दो। ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है ना, ये क्वांटिटी है, ये वेक्टर में है। ये समझे ही नहीं, चाहे वेक्टर ए लिखो चाहे वेक्टर माइनस ए लिखो, बात एक ही होता है, इनका मैग्नीट्यूड सेम होता है। मैं ये बात कर रहा हूँ, लेकिन इसी को अगर बाहर निकाल दो तो माइनस ए इस कंडीशन में होंगे। बात समझ में आया? मॉड के बाहर ए माइनस लगेगा। हाँ, मैग्नीट्यूड मतलब कि वेक्टर के फॉर्म है तो नेगेटिव डायरेक्शन। इसको क्या लिखोगे? माइनस v1 माइनस v2, चाहे v1 माइनस v2 लिखो या माइनस नहीं लगाना चाहते तो v2 माइनस v1 कर दो। अगर v1 माइनस v2 लिखना तो v2 माइनस v1 कर दो, जहां जैसे ये था अपान u1 माइनस u2। अब यहाँ वेक्टर के फॉर्म में नहीं है ना, तो निगेटिव है। ठीक है, अब देखो, अब ये कोफिशिएंट जो है मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड, इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। कोलाइडिंग बॉडी जो है किस मटेरियल की है उस पे डिपेंड करता है। तो वैल्यू ऑफ ई
वैल्यू ऑफ ई डिपेंड्स ऑन द material of colliding bodies। बात समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल ग्लास बॉल के लिए, अगर दो ग्लास बॉल हैं, ग्लास बॉल, इनके लिए ई की वैल्यू 0.95 होता है। और एक चीज और दिया हुआ है, दिखा दे रहे हैं, इज इक्वल टू, और लेड बॉल है तो 0.2 होता है। फॉर लेड बॉल, गोली वाला ई की वैल्यू 0.20। गोली वाला, गोली कौन सी है? कांच वाली। हाँ, कांच वाली कौन सी है? वो ये है ना, उसका इतना होगा 0.95 का है। मारते हो तो दूसरी वाली भागती नहीं तेजी से, और उसको उछालते तो उछलता नहीं इस पे। तो हमको नहीं चलता दिखता। हाँ, उछलता है, ठीक है। लेड बॉल का 0.2, लेड बॉल का मतलब जो लेड होती है, हाँ। उसको अगर गोली बनाओगे तो उतना तेज नहीं वो आएगा उसमें। इसकी वैल्यू, ई की वैल्यू जो होती है 0 और 1 के बीच में होती है। कभी भी किसी बॉडी की ई जो है कभी भी 0, ई और ई की वैल्यू किसके बीच, 0 और 1 के बीच में होती है, ठीक, इसकी वैल्यू। तो आप चलते हैं, केस देखते हैं, हटाएं इसको। केस फर्स्ट, फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। फॉर, फर्स्ट केस है, फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। अब परफेक्टली इलास्टिक है, नेचर में तो नहीं होता, लेकिन परफेक्टली इलास्टिक, इसके लिए क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए E इज इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब हुआ, E इज इक्वल टू, अभी क्या लिखे, V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। अगर ये 1 के इक्वल हो जाएगा तो V2 माइनस V1 या U1 माइनस U2 इज इक्वल टू V2 माइनस V1। दैट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और यही वाला केस उसमें प्रूफ हुआ था फॉर परफेक्टली। तो फॉर दैट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, बात समझ में आया? दूसरा केस देखते हैं, ठीक। दूसरा केस है फॉर इन इलास्टिक कोलिजन। तो फॉर इन इलास्टिक कहा, परफेक्टली की बात नहीं कहा। तो फॉर इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन के लिए ई की वैल्यू कितने बीच, 0 और 1 के बीच में रहती है। 0 और 1 के बीच में मतलब 1 से छोटा। और ई की वैल्यू V2 माइनस V1 और U1 माइनस U2। अगर इसको 1 से छोटा कर दोगे तो होगा क्या, V2 माइनस V1 लेस देन U1 माइनस U2। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वो बहुत ज्यादा होगा किससे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन से। इसका मतलब जिस वेलोसिटी से वो दोनों बॉडी बिफोर कोलिजन आ रही थी, या दोनों वेलोसिटी, उनके पहले जो वेलोसिटी था रिलेटिव, वो आफ्टर कोलिजन के बाद वो वेलोसिटी नहीं रह जाएगी। इसका मतलब कुछ एनर्जी लॉस हो गया, ठीक। ये तो इसका मतलब ये लिख लेना, ये है। थर्ड केस है फॉर ए परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। अब इनइलास्टिक के लिए क्या हो जाएगा, फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 0। परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब परफेक्टली प्लास्टिक, उसमें इलास्टिसिटी है ही नहीं। तो E इज इक्वल टू 0। E इज इक्वल टू 0 यहाँ जब रखोगे तो आ जाएगा V2 माइनस V1
इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों बॉडी का सेम रहेगा। इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों बॉडी का क्या रहेगा? सेम। यही बात यहां से निकला ना। लास्ट केस है, फॉर सुपर इलास्टिक कोलिजन। अच्छा, यहाँ से जब इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों का सेम, इसका मतलब दोनों बॉडी साथ साथ चलेंगी। सर यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक वाले में हाँ, जब 0 रहेगा दोनों चिपक के चलेंगे, दोनों का सेम वेलोसिटी, इसका मतलब साथ साथ चलेंगे। और यही तो बात हुआ। और ये भी देखेंगे कि दोनों बॉडी चिपक के एक साथ एक सिंगल बॉडी के रूप में चलती है ना। इलास्टिक परफेक्टली। हाँ हाँ वही, दैट इज बोथ बॉडी मूव विद सेम वेलोसिटी। सेम वेलोसिटी फॉर सुपर इलास्टिक। लास्ट में आता थर्ड, हटा दें, फोर्थ। हाँ फोर्थ। जब सर इलास्टिक ही नहीं है तो सुपर इलास्टिक कहाँ से होगा? सुपर इलास्टिक का मतलब इलास्टिसिटी मतलब 0 to 1 में होता है। 1 तो कभी 1 तो परफेक्टली इलास्टिक के लिए कर सकते हैं। सुपर इलास्टिक का मतलब उतना ही, 1 से ज्यादा, E greater than 1। तो बस यही लिखना है। ये कभी होगा ही नहीं। होगा नहीं, लेकिन मान तो सब केस एक आइडियल कंडीशन तो मान सकते हैं ना। कि किसी को यहाँ पढ़ के इतना तेज भागा कि आया ही नहीं कभी, ऐसा मान सकते हैं ना। चौथा केस, फॉर सुपर इलास्टिक। सुपर इलास्टिक E greater than 1। अच्छा सोच के देखो ये क्या होगा। यहाँ देखो फार्मूला लगाओ, E इज इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2 ग्रेटर देन 1। इस केस में V2 माइनस V1 ग्रेटर देन U1 माइनस U2। कितना मतलब कि ऐसे, पहली बात इस वाले केस के लिए यहाँ देख रहे हो, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। दैट इज वही कह रहे हैं, कहाँ से एनर्जी आ गई? मतलब कि दोनों एनर्जी मतलब कि एनर्जी पहले कम थी और लड़ने के बाद एनर्जी बढ़ गई। ऐसा हो ही नहीं सकता। एनर्जी, इसका मतलब लॉस होने के बजाय इनको एनर्जी मिल गई ज्यादा। तो वो इम्पॉसिबल है ना। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, greater than velocity of approach, greater than velocity of approach, जो कि इम्पॉसिबल है। सिंपल सी बात है, ठीक। जो कि क्या है? इम्पॉसिबल है। मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, यही इसका मतलब हुआ। या फिर इसके एग्जांपल लिखा दे क्या सबको लिखवा देना चाहिए। एक टेबल बना हुआ, टेबल नहीं, इसमें क्या होगा तो एक्सप्लोजन भी एक सुपर इलास्टिक कोलिजन या एक्सप्लोजन था। लास्ट वाला केस जो लिखवाए थे तो एक्सप्लोजन, तो ये एक्सप्लोजन वाला केस है, ठीक। तो उसमें समझ लो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई है। मतलब काइनेटिक एनर्जी तो 0 थी, लेकिन जो उसमें अंदर केमिकल पोटेंशियल एनर्जी है वो पूरा कन्वर्ट हुआ। तो एक्सप्लोजन वाला यही केस था, ठीक। दैट इज एग्जांपल ले सकते हो, एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब या क्रैकर्स, कुछ भी, ये सब क्या है? काइनेटिक एनर्जी तो इनिशियली 0 था, काइनेटिक एनर्जी फिर एकाएक बढ़ गया, तो इसमें बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस वेरी लार्ज, यहाँ चाहे तो लिख दो, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस वेरी लार्ज। कुल मिला के यहाँ जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है वही पूरी काइनेटिक एनर्जी। अब ये चैप्टर हो गया क्या खत्म। अब इस पे बचे हैं क्या क्वेश्चंस, तो हम एक क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। हटाएं इसको, हटा दे। नहीं तो देख लो, टिक करो, वही क्वेश्चन बता दी तो। हाँ चलो देखो क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है कि 2 balls bearing the mass m each
दो बॉल हैं, दोनों का मास सेम है, मतलब m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m। उसके बाद ईच मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विथ इक्वल स्पीड, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं विद वेलोसिटी v से। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब जानते हो क्या हुआ? अगर ये मास m है, m1 ये इधर v वेलोसिटी से, ये माइनस v, और ये इधर हाँ m2 ये इधर v वेलोसिटी से, दोनों सेम मास है, ये दिखा अपोजिट डायरेक्शन में। उसके बाद कह रहा है कि हेड ऑन विथ ईच अदर, दोनों हेड ऑन कोलिजन, प्रेडिक्ट द आउटकम ऑफ द कोलिजन अज्यूमिंग दैट द परफेक्टली इलास्टिक। कैसा कोलिजन है ये? परफेक्टली इलास्टिक है, ध्यान रखना, यानी E इक्वल टू परफेक्टली इलास्टिक का बात है। हाँ, तो ये कह रहा है कि ये v इक्वल टू -1 लगा दीजिए, एक माइनस प्रेडिक्ट करना है। हाँ लगाओ ना, क्या दिक्कत है? कुछ भी। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा? E इक्वल टू 1, या तो डायरेक्ट वो फॉर्मूला कंजर्वेशन में मैंने मोमेंटम लगा दो पहले, तो दोनों सेम वेलोसिटी से चल रही थी, कोलिजन के बाद उनका कुछ वेलोसिटी होगा, उसका मान लेते हैं v1 v2, क्या v1 v2 मान लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी तो v है ना, v है दोनों को v है, तो v1 v2 मान लेते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? mv, और वो निगेटिव डायरेक्शन में तो -mv, ये इनिशियल वेलोसिटी दोनों की हो गई, इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी m1 m2, लेकिन उसका डायरेक्शन हमको नहीं पता है, वही निकालना है। ये आ जाएगा mv1 और प्लस mv2, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो ये जीरो, मास कैंसिल आउट करके v1 इज इक्वल टू v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 0, ये आया पहला इक्वेशन। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी परफेक्टली इलास्टिक है, इलास्टिक कंडीशन में क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये क्या लगाए हैं? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अरे लिखो ना जी, आप सवाल बताना, बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब यहाँ लिखेंगे बाय कंजर्वेशन ऑफ के, कंजर्वेशन ऑफ के, हाँ समझ रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो हाफ उसका एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, दूसरे वाली का हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी वन स्क्वायर हाफ एम वी टू स्क्वायर, यही ना। हाफ एम सब में कैंसिल आउट, ये आ जाएगा वी स्क्वायर का मतलब 2v स्क्वायर हो जाएगा, v स्क्वायर 2v स्क्वायर, और वहां पे बचेगा हाफ एम कैंसिल आउट कर दिए v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। ये दूसरा इक्वेशन, भाई हमको v पता है, हमको v1 v2 पता करना है। यहाँ देखो v1 प्लस v2 इक्वल टू 0 है, v2 की वैल्यू माइनस v1 लिख सकते हैं, v2 की वैल्यू यहाँ से माइनस v1 यहाँ रख दो, यहाँ से आ जाएगा v2 इक्वल टू माइनस v1, इसमें पुट कर दो तो आएगा 2v स्क्वायर v1 स्क्वायर, v2 की वैल्यू स्क्वायर करोगे तो आएगा v1 स्क्वायर, ये आ जाएगा 2v स्क्वायर इज इक्वल टू 2v1 स्क्वायर। इसका मतलब v1 स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर, v1 v स्क्वायर क्या वहां पे उसकी वैल्यू v2 की वैल्यू माइनस v1 है, तो स्क्वायर करोगे तो ये प्लस ही ना हो जाएगा, ये आया। इसका मतलब v1 प्लस माइनस v, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर रूट किया, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। अब देखो होगा क्या, दोनों का मास है सेम, क्या है? दोनों का मास है सेम, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही थी। इसका मतलब पहली वाली बॉडी रिटर्न, अगर पॉजिटिव मान ले, एक केस सोचो कि पहली वाली बॉडी अगर v ही वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में चल, अगर ये पॉजिटिव ले लेंगे, ऐसे समझो इफ v1 इज इक्वल टू v, इसका मतलब पहली वाली बॉडी इससे टकराने के बाद सेम वेलोसिटी से चलती चली जा रही है। ऐसा हो सकता है कि दोनों सेम मास के हैं, तुम्हारे बराबर के दो लोग हो, तुम दोनों के पास एनर्जी सेम, मास सेम है, और दोनों ऐसे भिड़ गए तो क्या होगा कि वो मतलब पहली वाली बॉडी पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये गलत है, क्योंकि इसका मतलब ये कि भाई इसमें फर्क ही, इसकी एनर्जी का लॉस है नहीं हुआ, मतलब पूरी ये एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, ये तो नहीं हो सकता। इसका मतलब हो क्या सकता है, v1 इज इक्वल टू माइनस v, इसका मतलब ये बॉडी इससे टकराने के बाद वापस लौट गई, दैट इज बॉडी रिटर्न्स बैक, टकराने के बाद लौट जाएंगी उसी सेम वेलोसिटी से, परफेक्टली इलास्टिक है, इसलिए कोई एनर्जी लॉस नहीं हुआ तो इसका मतलब जिस वेलोसिटी से आई उसी वेलोसिटी टकराने के बाद वापस लौट गई, मुंह बना के वापस लौट गई। हाँ देख लो v1 माइनस v सेम वेलोसिटी जा रहे हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज
बॉडी रिटर्न बैक, बॉडी रिटर्न बैक विद सेम वेलोसिटी, रिटर्न बैक, हाँ रिटर्न एक केस देखे विद ना सेम जहाँ पे वेलोसिटी, आई दोनों लड़ी वापस हो गई, विद सेम वेलोसिटी। आई हाँ हाँ वही वाला केस है, दोनों सेम वेलोसिटी से। हाँ वही। अच्छा ये v1 की वैल्यू माइनस वी आ गया, तो v1 की वैल्यू माइनस वी रखोगे v2 कितना आ गया था देखो, v1 की वैल्यू माइनस वी है, यहाँ माइनस वी रखो तो v2 की वैल्यू क्या आ जाएगी v, v2 की वैल्यू v। इसका मतलब v2 की पहले वेलोसिटी निगेटिव थी लेकिन अब क्या हो गई पॉजिटिव, इसका मतलब दोनों भिड़ने के बाद क्या हो जाएंगी, अगर यहाँ दोनों लड़ेंगी तो ये m1 है ये m2, तो E इधर चला जाएगा और E इधर चला आएगा, मतलब कि उनके वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होएगा। उसकी नेगेटिव इसकी पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ वही, इसका पहले निगेटिव था पॉजिटिव हो गया, इसका पॉजिटिव था निगेटिव हो गया, बस यही केस लगाना है। अगर यहाँ पे तुम डायरेक्ट फार्मूला रखते तो बहुत दिक्कत आती, शायद इतनी जल्दी नहीं, ये ज्यादा मुझे आसान लगता है। ठीक है, आराम से सोच सकते हो। और कौन सा टिक लगाए थे? उधर वाला। अरे ये बहुत बड़ा है यार, 65 वाला कह रहे हो ना? हाँ नहीं ये परसेंटेज वाला, हाँ परसेंटेज वाला तो लेकिन बहुत बड़ा है सॉल्व किया, तीन क्वेश्चन इसमें दे रखा है। 64 क्या करे, करवा दे कि करवाए? नहीं हो पाएगा ना क्योंकि बहुत बड़ा है, छोटा हम सोचे केवल लॉस वॉस होगा कुछ।